हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित करने वाले हैं, जिसमें हम अध्याय 3 कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.4 हम करेंगे। चतुर्भुजों को समझना इस चैप्टर का नाम है। देखिए, इससे पहले मैं 3.1, 2 और 3.3 कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लीजिए। और ये वाला वीडियो इतना शानदार होने वाला है कि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में आप 100% मार्क्स लेके आओगे। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो आपसे बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन जो है इसमें सत्य और असत्य दिए हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उन कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको चतुर्भुज में समझना है, पहले हम समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। अब आपको समझना होगा समचतुर्भुज क्या होता है। ध्यान दीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स आप मुझे व्हाट्सएप पर चेक करा सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करके भेज दीजिएगा। अब देखिए, यहां पर समचतुर्भुज रोम्बस, इंग्लिश में इसको रोम्बस कहते हैं। अब समचतुर्भुज की विशेषता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ए बी सी डी, इसमें 4 भुजाएं हैं तो ये तो चतुर्भुज हो गया। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है कि आपके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि समचतुर्भुज, देखो सम लिखा है, चतुर्भुज लिखा है, तो सम मतलब समान भुजाएं होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर होगा बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा डी ए के। ठीक है, ये बात समझ गए। इसके अलावा एक दूसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसके विकर्ण लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा समलंब समचतुर्भुज में। ठीक है, समचतुर्भुज में यहां पे 90 डिग्री का, अच्छा यहां 90 बनेगा तो यहां भी 90 बनेगा, यहां भी 90 बनेगा और यहां भी 90 बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो एक जगह अगर 90 बना तो यहां पे पूरे चारों कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहां पर जो है हम बोल सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, लंब होते हैं। फिर इसके बाद देखिए, यहां पे क्या है कि ए बी और सी डी ये तो आपस में बराबर हैं, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी और सी डी भी आपस में बराबर होंगी, और बी सी और ए डी भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक समचतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज के गुण भी रखता है। मतलब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एक जो समचतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज के गुण भी रखता है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर हो गए। इसके अलावा अच्छा, इसमें एक चीज है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, मतलब ये और ये बराबर होगा, मतलब ओसी बराबर होगा किसके, ओए के। ऐसे ही ओडी बराबर होगा किसके, ओबी के। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या है, ओ ए बराबर होगा किसके, ओसी के, और ओ बी बराबर होगा किसके, ओडी के। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो ये बात हो गई समचतुर्भुज की। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन अगर ए बी, अगर हम पूछें यहाँ पे ए सी और बी डी बराबर हैं क्या, तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं अगले चतुर्भुज की ओर। अब अगला इसमें दिया है आयत। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आयत क्या होता है। देखिए, आयत में क्या है कि ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, है ना। मतलब ये हुआ, पहली प्रॉपर्टी इसकी होगी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और सभी कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये हुआ कि ए डी बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है किसके, बी सी के, और ए बी बराबर है किसके, सी डी के। समझ गए हो गया। अब इसके बाद इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, है ना। यहाँ 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे, और विकर्ण कैसे होंगे, बराबर। ये अंदर जो लाइन बनी होती हैं ये विकर्ण कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए सी बराबर होगा ए सी ये वाली लाइन, और ये बी डी ये बराबर हो जाएंगी, क्योंकि विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ए बी समांतर सी डी के रहेगा और बी सी समांतर ए डी का रहेगा। मतलब एक जो आयत होता है ये एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। मतलब जितने भी आयत होते हैं वो एक समांतर चतुर्भुज के गुण रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा यहां पे ओडी और ओबी ये भी बराबर होंगे, और ओसी बराबर होगा ओए के। मतलब विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। तो ये बात हो गई आयत की। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्ग की। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग जो आकृति है बड़ी इंटरेस्टिंग आकृति होती है ये। वर्ग में क्या है, देखिए इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में सबसे पहली चीज चारों भुजाएं बराबर होती है ना। मतलब ए बी बराबर होगा बी सी के,
और BC बराबर होगा किसके, CD के, और CD बराबर होगा किसके, DA के, है ना। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात यह है कि विकर्ण भी बराबर होते हैं, मतलब ये विकर्ण चारों भुजाएं बराबर होंगी तो विकर्ण भी बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि AC बराबर होगा किसके, BD के। ये बात समझ गए। अच्छा, तीसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण इसमें भी बनता है, मतलब चारों जगह चारों कोनों पर 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं। मतलब ये हुआ एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। ये बात आप समझ गए। दूसरा, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, मतलब लंब होते हैं, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि विकर्ण लंब होते हैं, एक दूसरे पर विकर्ण लंब होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर विकर्ण लंब होते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा एक चित्र है, और इस चित्र में ये मैंने जो बनाया ये वर्ग है। वर्ग में क्या 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 चीजें याद रखना है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, दूसरा सभी कोनों पर 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया है ना। पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन में यहां पे सत्य और असत्य दिया हुआ है ना। तो पहले क्वेश्चन में सभी आयत वर्ग होते हैं? आप बताइए जरा, क्या सभी आयत वर्ग होंगे? तो हमें पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती, तो क्या सभी आयत वर्ग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहां पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, ये असत्य हो गया। दूसरा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं? तो बताइए, क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया है, बिल्कुल जस्ट अभी आपने देखा और समझा भी होगा कि जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, साथ में विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर सी वाला, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं? तो देखिए जरा, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं, क्या वो समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं? तो यहां पे सभी वर्ग की बात हो रही है। जितने भी वर्ग होंगे उनमें चारों भुजाएं बराबर होंगी, है ना, चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब चारों भुजाएं बराबर होंगी, साथ में विकर्ण जो होंगे वो 90 डिग्री पर कट करेंगे, है ना। तो समचतुर्भुज के गुण तो इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब वर्ग में समचतुर्भुज के गुण तो आ जाएंगे, लेकिन आयत के गुण नहीं। क्योंकि आयत में क्या होगा कि सभी आयत जो भी होते हैं वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आयत में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, याद रखना, ठीक है, ये हो जाएगा असत्य। फिर सभी वर्ग समचतुर्भुज एवं आयत भी होते हैं। अब जितने भी वर्ग हैं, क्या वो समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं? है ना, ये हमें देखना है और बताना है। सभी वर्ग समचतुर्भुज एवं आयत भी होते हैं। ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सेम हो गया है ना, ऊपर वाला जो है वैसे ये वाला पॉइंट हो गया। अब ई वाला देख लेते हैं अपन। ई वाला, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं? क्या सभी पतंगें समचतुर्भुज हो सकती हैं? बताइए जरा। तो पतंग जो होती है, मैंने आपको बताया है, पतंग में क्या होता है, ये जो आसन्न भुजाएं जो होती हैं, ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं ना पतंग में। तो सभी पतंगें समचतुर्भुज हो सकती हैं? तो नहीं होंगी, है ना। यहां पे ये असत्य हो जाएगा, यहां पे ये असत्य हो जाएगा, सभी पतंगें समचतुर्भुज नहीं होती हैं, ठीक। क्योंकि यहां पे क्या है कि आसन्न भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर देखो यहां पे लिखा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो सभी पतंग हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। जितने भी समचतुर्भुज, उनके भी चारों भुजाएं समचतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो पतंग में तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर है तो दो तो हो ही जाएंगी, है ना। इसीलिए यहां पे ये वाला सत्य होगा, ध्यान रखिएगा, ये सत्य होगा। फिर सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब समलंब में क्या होता है हमें पता है, दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में भी तो समांतर होती हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो भी समलंब हो सकते हैं, क्योंकि देखो वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होंगी, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो समलंब में दो भुजाएं समांतर होती तो दो तो होंगी। तो यहां पर ये वाला भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करो जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो मैंने आपको बताया है, आप ही बता दीजिए कमेंट करके कि ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहला जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है, ठीक है।
फिर दूसरे नंबर पे देखें तो समचतुर्भुज मैंने अभी आपको बताया, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा है कि चार समकोण हों, तो चार समकोण काय में होते हैं, वर्ग में भी होते हैं, और इसके अलावा चार समकोण आयत में भी होते हैं, है ना। तो ये बात हो गई। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरे पे। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या बोला है, बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। तो देखिए कैसे होगा, अब एक वर्ग चतुर्भुज कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसीलिए वो क्या है, चतुर्भुज है। फिर एक समांतर चतुर्भुज, तो हम यहां बोलेंगे, क्योंकि वर्ग के बारे में पूछा है तो वर्ग हमें पता है, एक समांतर चतुर्भुज भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो हम यहां लिख देंगे कि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसीलिए एक समांतर चतुर्भुज भी होगा एक वर्ग, है ना। फिर क्या पूछा है, एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है क्या, तो एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा कि एक समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम लिखेंगे वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तथा विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर ये एक समचतुर्भुज भी होगा। अब आप बताओ, एक वर्ग एक आयत हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। देखो चारों कोणों पर 90 डिग्री बनता है ना। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और आमने सामने की भुजाएं बराबर वर्ग में भी होते हैं। ठीक है, मतलब वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक आयत जो होता है वो वर्ग की प्रॉपर्टी भी रखता है ना। मतलब एक वर्ग में जो है वो आयत की प्रॉपर्टी, आयत के गुण भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात को हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर चौथा भी बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे। क्या दिया है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब एक दूसरे को समद्विभाजित तो हमें पता है, समचतुर्भुज में भी करते हैं, समचतुर्भुज। अब उसने कहा कि एक चतुर्भुज का नाम बताना, तो एक ही बता दो। समचतुर्भुज होता है जिसमें विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, जबकि वर्ग में भी करते हैं और आयत में भी करते हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे बता सकते हो, लेकिन उसने एक पूछा है तो एक बता दिया। फिर एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। अब लंब समद्विभाजक में अगर हम देखें तो समचतुर्भुज में ही होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में होते हैं। दूसरा वर्ग में भी होते हैं, मैंने अभी आपको बताया लंब समद्विभाजक। अब उसने पूछा है कि बराबर हो, तो विकर्ण बराबर काय में होते हैं, वर्ग में होते हैं और आयत में होते हैं। विकर्ण बराबर वर्ग में होते हैं और आयत में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 में। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होते हैं, पहले वो समझ लीजिए। देखो एक होता है अवतल चतुर्भुज, एक होता है उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल में क्या होता है, जितनी भी भुजाएं होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया तो ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। और अवतल चतुर्भुज क्या होता है, भुजाएं जो होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं, है ना। जैसे ये दो भुजाएं अंदर की ओर चली गई, है ना। तो यहां पे पूछा है कि बताइए एक आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 बना के ही लिख दो कि आयत में सभी भुजाएं बाहर की ओर होती हैं, और विकर्ण अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। अब छठवां सवाल करते हैं। क्या दिया है छठवें सवाल में, थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे तरीके से, तभी ये सवाल बनेगा। ठीक है, आसान है, ध्यान से समझिएगा।
क्या लिखा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। मतलब यह हुआ कि एबीसी एक समकोण चतुर्भुज है, मतलब यहां बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह बोली इसने कि ओ समकोण सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब यह हुआ कि जो ओ है यहां पे, तो सम्मुख भुजा मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु होगा, मतलब ये AO और OC ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। AO और OC कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसको हल करना है, तो हमें बताना है कि कैसे बिंदु O A B तथा C से समान दूरी पर स्थित होगा। अब A से O और O से C ये तो आपस में बराबर है, तो समान दूरी पर स्थित ही है। हमें बस इतना बताना है कि BO जो है वो भी बराबर है AO के और OC के, इतना हमें बताना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमने रचना की ABCD आयत की, ठीक है, ABCD आयत की, ठीक है। और यहां पे हमें पता है, हम लिखेंगे हमें पता है आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। बात समझ गए होगे, है ना। और सभी विकर्ण मतलब दो विकर्ण है, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ गए होगे आप। अब ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि AO बराबर होगा किसके, OC के, और OD बराबर होगा किसके, OB के, और आपस में भी ये बराबर होंगे, ठीक है। अतः ABC बिंदु O से समान दूरी पर है ना। ऐसा लिख सकते हैं बिंदु O ABC से समान दूरी पर है, ठीक है। ये हो गया। तो ये था हमारा छठवां सवाल, अच्छे से हो गया है। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, तो मैं आपका डाउट क्लियर जरूर करूंगा। साथ में ये हमारी पहल है बच्चों को फ्री पढ़ाने की। हम पूरा सिलेबस आपको यहां पर भारत एजुकेशन चैनल पर पूरा सिलेबस फ्री में करवाने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसमें जुड़े रहिए। साथ में लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस संस्था से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला चैप्टर भी कल मिलेगा आपको करेक्ट 7 बजे। तो बने रहिए भारत एजुकेशन के साथ और सब्सक्राइब कर लेना।